हाय एवरीबॉडी। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम ऑर्डिनेंस 10 जो है CSVTU का उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन मॉडिफाइड ऑर्डिनेंस फॉर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। और मॉडिफाइड इसलिए क्योंकि अभी जो पहले वाला ऑर्डिनेंस नंबर 10 था उसको मॉडिफाई किया गया है और ये इफेक्टिव हुआ है 8 दिसंबर 2020 से। तो इसमें सबसे पहले तो प्रियम्बल है। प्रियम्बल इसमें ये कहता है कि ये जो है इन डिटेल ऑर्डिनेंस फुल टाइम और पार्ट टाइम बेसिस के लिए PhD डिग्री के लिए दिया गया है और ये छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने फ्रेम किया है। और बेसिकली इसको UGC की जो गाइडलाइंस है, UGC के स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से ही बनाया गया है। तो अब इसमें अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जो डिग्री है PhD की वो दी जाती है जो डिसिप्लिन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, स्पेशली जो कॉलेजेस हैं जो छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जहाँ पर की पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज होती हैं और रिसर्च अवेलेबल है। तो उन्हीं से रिलेटेड ब्रांचेस में या फैकल्टीज में ये PhD की डिग्री अवेलेबल है। तो अब इसमें दो टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टर्म आता है DRC और सेकेंड टाइम टर्म आएगा RDC। तो इन दोनों का आप डिफरेंस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि DRC क्या होती है। तो ये इंस्टीट्यूशन की होती है, ध्यान रखिएगा। और इसमें बेसिकली जो हेड होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के हेड या प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। उसके बाद उसमें बाकी के जो मेंबर्स हैं, या तो अगर अलग अलग ब्रांचेस के HODs हैं तो HOD हो सकते हैं, लेकिन इसमें मेन क्राइटेरिया है कि वो खुद एक डॉक्टरेट होने चाहिए। फिर कोई दो मेंबर्स हो सकते हैं, फैकल्टी मेंबर्स, वो या तो यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, रिसर्च सेंटर के हो सकते हैं, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट के भी हो सकते हैं जिन्होंने की जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो PhD सुपरवाइजर्स के रूप में। और एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होते हैं इसमें, वन मेंबर नॉमिनेटेड बाय कुलपति और वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो इनको बोला जाता है VC नॉमिनी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर है DRC के। तो बेसिकली चेयरपर्सन या चेयरमैन और VC नॉमिनी, और इसके अलावा एक मेंबर और अगर होता है तो 3 मेंबर्स से ये जो कोरम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको DRC की मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट करनी है तो सभी मेंबर्स हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मिनिमम 3 मेंबर्स भी होंगे तो DRC मीटिंग हो सकती है। अब DRC का सिग्निफिकेंस ये है कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी पेपर, कोई भी रिपोर्ट बिना DRC में अप्रूव हुए या बिना अपीयर हुए आगे यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड नहीं की जाती है रिसर्च सेंटर के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट को रजिस्टर होना है PhD के लिए तो उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहले तो उनको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, MPhil होल्डर्स हैं, और जैसे कि मास्टर्स यानी MPharm है तो उनको 55% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए अपने मास्टर्स में। या फिर अगर UGC का 7 पॉइंट स्केल ग्रेड है तो जो UGC का ग्रेड है उसमें 7 पॉइंट से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम की। तो वहाँ पर अगर ME MTech है तो उनके लिए 60% है मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, 60% से ऊपर होने चाहिए। उसके बाद थर्ड यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर कोई फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वहाँ की अगर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है वो अगर हमारे इंडिया के मास्टर्स या MPhil के इक्विवेलेंट है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। फिर यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन दिया जाता है ST SC OBC या फिर डिफरेंटली एबल्ड अगर कोई कैंडिडेट है, और इनको दोनों ही कैटेगरी में 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट निकालती है और उसमें वो ये बोलते हैं कि आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा या फिर वो एग्जेम्प्टेड होगे। तो उसके हिसाब से फिर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो तो सबसे पहले आप अगर एंट्रेंस देना है तो एंट्रेंस देते हैं, और एग्जेम्प्टेड है तो उसकी लिस्ट में आते हैं। तो दोनों ही कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स की लिस्ट है उसको DRC के थ्रू
जो रिसर्च सेंटर है वो यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी एक पर्सनल इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराती है कैंडिडेट का। फिर वहाँ पर जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। वो या तो वंस इन ईयर होगी या ट्वाइस होगी, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और जो नंबर ऑफ पीएचडी स्कॉलर्स जो एडमिट होते हैं वो एडमिट होंगे यूनिवर्सिटी के ही एफिलिएटेड कॉलेजेस में, और जहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ने अप्रूव्ड रिसर्च सेंटर बनाए हैं वहाँ पर ही होंगे। ओके। और एवरी ईयर जो यूनिवर्सिटी है वो पहले से ही अपनी वेबसाइट में एडवांस में नोटिफाई करते हैं, एडवर्टाइजमेंट आता है और उसमें क्लियरली दिया हुआ होता है कि कितनी सीट्स है और कहाँ कहाँ पर कौन से रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ पर की सब्जेक्ट वाइज लिस्ट जो है वो अवेलेबल होती है। और पूरा डिटेल जो है इंफॉर्मेशन CSVTU की वेबसाइट में होता है। उसके बाद जो एडमिशन्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी के जो नोटिफाइड क्राइटेरियाज हैं उसके हिसाब से ही होते हैं। तो आपको ये जो मॉडिफाइड ऑर्डिनेंस 10 है उसको अच्छी तरीके से समझना है, और इसके हिसाब से ही यहाँ पर पीएचडी के एडमिशन्स होते हैं। और इसमें ये बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो भी यहाँ एप्लीकेबल होगी, जो कि SC ST OBC और डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल होती है, जैसे कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं। और इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो होता है रजिस्ट्रेशन वो 2 स्टेप्स में होता है। एक होता है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, 2 स्टेप से डिसाइड होता है, एक या तो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू या दूसरा सिर्फ इंटरव्यू या वाइवा से। तो अब यहाँ पर है कि जो रिक्वायरमेंट क्या है, कब एंट्रेंस टेस्ट से रिलैक्सेशन होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो कैंडिडेट है उनके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए UGC CSIR नेट का या फिर स्लेट गेट या GPAT का। अगर वैलिड स्कोर कार्ड नहीं है तो एग्जामिशन नहीं होगा, मतलब छूट नहीं मिलेगी। जो कैंडिडेट्स MPhil डिग्री के हैं और ये रेगुलर प्रोग्राम में है, अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो भी एलिजिबल हैं। उसके बाद ये एलिजिबल हैं फॉर एग्जामिशन। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी टीचर का जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है और उनके पास अगर टीचर फेलोशिप होल्डर है वो, और साथ ही साथ उनके पास 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो वैसी कंडीशन में भी वो एग्जेम्प्टेड होंगे। और फोर्थ कैटेगरी है साइंटिस्ट ऑफ स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और R&D laboratories having at least 3 years of research experience and relevant publications। तो इन 4 कंडीशंस में अगर आपके पास है तो फिर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होना है। इसके बाद बात करते हैं 4.6 पॉइंट का। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो एप्लीकेशंस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रिसर्च सेंटर की DRC है उसी में अपीयर सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वेरीफाई किए जाते हैं। उसमें वो एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि जो कैंडिडेट है उसको एंट्रेंस देना है या वो एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आता है। और फिर इसमें ये बोला जा रहा है कि जो एंट्रेंस टेस्ट है, जो उसके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं एंट्रेंस टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के, वो इंडिविजुअली दोनों ही कैटेगरी में 50% से ऊपर होना चाहिए, तभी वो PhD के लिए एलिजिबल होंगे। और दोनों ही कंडीशन में या एंट्रेंस वाले हैं या एग्जेम्प्टेड हैं, उनको पर्सनल इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। वहाँ पर उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना होता है, उनका इंटरैक्शन होगा और उसके बाद ही उनको आगे एलिजिबल है कि नहीं वो कंफर्म किया जाएगा। और जो इंटरव्यू या वाइवा वर्स है उसमें कौन होंगे, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो कैंडिडेट है, जो इंटरव्यू लिया जाता है वो बेसिकली 3 पर्पस होते हैं उनके। पहला तो ये है कि जो कैंडिडेट है उनमें कॉम्पिटेंस है कि नहीं है रिसर्च को करने के लिए, वो चेक किया जाता है। उसके बाद जो है वो रिसर्च वर्क जो है वो वहाँ पर अच्छी तरीके से रिसर्च सेंटर में होना चाहिए। और थर्ड जो है वो जो भी प्रपोज्ड रिसर्च है वो जो एडिशनल, वो एक न्यू या एडिशनल नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए एग्जिस्टिंग जो भी नॉलेज है उसको। तो अगर कोई पुराना वर्क है या जिसमें कुछ नॉवेल्टी नहीं है तो फिर वो वहाँ पर चेंज किया जाता है और वहाँ पर उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप कुछ नया ही करें। जो सिलेबस होता है एंट्रेंस एग्जाम का
उसमें 50% जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी आता है और 50% जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड रहता है। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50% है। जब कैंडिडेट्स आते हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए तो उनको कोई टीए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है वो पे नहीं करती है, उनको अपने आप आना होता है। और जो पूरा प्रोसीजर है एडमिशन का वो इस तरीके से है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए अपने स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में जिसमें कि वो एडमिशन लेना चाहते हैं, और इनिशियली जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है उसको पे करनी होती है। उसके बाद जो डीआरसी है रिसर्च सेंटर में, वो उनको अच्छी तरीके से देखते हैं, चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। और उसके बाद जो डीआरसी है वो उसी डीआरसी में सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से, किसके म्यूचुअल कंसेंट से, गाइड कैंडिडेट के और जो सुपरवाइजर को सुपरवाइजर है उनकी कंसेंट से डीआरसी में ही उनको एलोकेट किए जाते हैं सुपरवाइजर। और उसके बाद यहाँ पर ये भी चीज़ देखी जाती है कि जो सुपरवाइजर्स हैं उनके पास वेकेंट सीट है कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो स्कॉलर, यहाँ एक चीज़ और है कि अगर पीएचडी स्कॉलर्स किसी एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में है और वो दूसरी जगह कुछ रीज़न से ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, तो जो यूनिवर्सिटी है वो उनकी जो कुलपति की जो के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूट हुई एक कमेटी होगी, उसमें ये चेक किया जाएगा कि उनका कितना पीएचडी स्टेटस, पीएचडी वर्क का क्या स्टेटस है, और उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे और रिकमेंड करेंगे उनके ट्रांसफ़र के लिए। आगे हम बात करते हैं क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स एंड कोर्स वर्क। तो हमको पता है कि जब पीएचडी में एडमिट होते हैं उसके बाद एक 6 मंथ्स का कोर्स वर्क होता है। तो ये जो कोर्स वर्क है ये करना ज़रूरी है। पर अभी यहाँ पर एक चेंज है जो ये मॉडिफाइड ऑर्डिनेंस में है, और वो ये है कि 2 सेमेस्टर्स करने होंगे कोर्स वर्क, जो कि 6 मंथ ड्यूरेशन ईच होगा। तो ये पिछले वाले ऑर्डिनेंस से ये चेंजेस हैं। पहले सिर्फ 6 मंथ का कोर्स वर्क होता था, अब 6 मंथ के 2 सेमेस्टर हैं। और ये जो कोर्स वर्क है इसमें रिसर्च मैथोडोलॉजी होगा, और जिसमें कि क्वांटिटेटिव मेथड्स होंगे और साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होगा। तो ये जो कोर्स है इसमें 4 क्रेडिट्स होंगे और ये सभी को उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। और जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एमटेक के इक्विवेलेंट है एमबीए विद बीटेक है, जिसमें जैसे क्योंकि मैनेजमेंट कोर्स के लिए उसमें 12 क्रेडिट्स चाहिए होंगे, और एमएससी एमसीए एमए और इक्विवेलेंट है तो उसमें आपको 16 क्रेडिट्स चाहिए होंगे। और एमएससी एमसीए एमए विथ एमफिल है तो उनको 12 क्रेडिट्स चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और कह रहे हैं कि जो कोर्स वर्क है उस ड्यूरेशन में उनको पेपर पब्लिश करना भी है, साथ ही साथ इसमें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो क्रेडिट आवर्स है वो पूरा फुलफिल करना है, इसको पूरी तरीके से एसेस किया जाएगा। और जो स्कीम है टीचिंग की और एग्जामिनेशन की है वो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करके देंगे। और जो कंटेंट ऑफ कोर्स वर्क है वो भी पूरी तरीके से बता दिया जाएगा, और उसको बोर्ड ऑफ स्टडीज में अप्रूव किया जाएगा, और फिर इसको फॉलो करना है सभी रिसर्च सेंटर्स को, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और क्या बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट है उनको अपना कम्युनिकेशन स्किल का भी साथ ही साथ करना होगा, और जो सुपरवाइज़र है वो उनको रिकमेंड करेंगे कि उनको इसकी ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है स्टूडेंट के तो हो सकता है कि डीआरसी जो है वो उनको एग्जेम्प्टेड भी कर दे, अगर वो कन्विंस होते हैं कि जो पीएचडी स्कॉलर है उनको कम्युनिकेशन स्किल के अलग से ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा लगेगा कि नहीं ज़रूरत है तो फिर उनको कम्युनिकेशन स्किल्स भी साथ में पढ़ना पड़ेगा, उनको अपने इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, सो द कोर्स वर्क शैल बी ट्रीटेड एज प्री पीएचडी प्रिपरेशन। इसका क्या मतलब है कि जैसे पीएचडी रजिस्ट्रेशन होता है उसके पहले कोर्स वर्क होता है, तो कोर्स वर्क को हमको ये समझना है कि ये प्री पीएचडी प्रिपरेशन है। तो इसलिए इसको जो इसका सेमेस्टर 1 होगा उसमें क्या होगा, उसमें कोर्स होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि कंपलसरी होगा, और इसके अंदर होंगे
क्वांटिटेटिव मेथड और साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और यहाँ पर जो स्कॉलर्स हैं उनको साथ ही साथ रिसर्च एथिक्स और रिव्यू ऑफ पब्लिश रिसर्च ये सब उनको देखना है, पढ़ना है, समझना है, क्योंकि उनको पीएचडी के ड्यूरेशन की प्री जो प्रिपरेशन है वो करवाई जा रही है। साथ ही साथ उनको अपनी फील्ड में कैसे वर्क करना है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है इसमें। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक उनको इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना होगा जो उनके सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर यहाँ पर सजेस्ट करेंगे। ये हुआ फर्स्ट सेमेस्टर। ये बिल्कुल सिमिलर है जो अभी तक कोर्स वर्क होता आ रहा था वैसे ही। अब आते हैं हम सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में फिर 1 या 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को इलेक्ट करना है। और यहाँ पर क्या होगा कि जो गाइड को गाइड है वो उनको बताएंगे, सजेस्ट करेंगे। और ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल का होगा जिससे कि जो उनका जो स्पेशलाइजेशन है उसमें और साथ ही साथ जो उनकी पीएचडी डिग्री है उसमें उनको हेल्प मिले। और इसमें ये बोला जा रहा है कि जो फुल टाइम और पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं सभी को ये जो इनिशियल 2 सेमेस्टर्स है 6 मंथ्स के उनको कंप्लीट करना होगा। और माइनर प्रोजेक्ट एंड सेमिनार कैन ऑल्सो बी टेकन एज सब्जेक्ट ऑफ क्रेडिट। ये अगर चाहे तो रिसर्च सेंटर जो है डीआरसी में ये भी प्लान कर सकते हैं कि वो स्कॉलर्स को कुछ माइनर प्रोजेक्ट या सेमिनार्स दें। तो अब ये जो है सुपरवाइजर की रिकमेंडेशन में जो कोर्स वर्क है वो स्कॉलर को कहाँ करना है, अप्रूव्ड रिसर्च सेंटर या यूनिवर्सिटी में ही करना होगा। और एंड में जो कैंडिडेट है उनको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय डीआरसी एंड 1 एक्सटर्नल एग्जामिनर। यहाँ पर जो वाइस चांसलर है वो एक अलग से एक्सटर्नल एग्जामिनर को अपॉइंट करेंगे और उनकी प्रेजेंस में इवैल्यूएशन होगा। और यहाँ पर उनको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए और थ्योरी पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए और एटलीस्ट 70% मार्क्स इन द इंटरनल कंटिन्यूअस असेसमेंट। मतलब यहाँ पर बीच बीच में असेसमेंट्स होंगे जैसे कि सेशनल्स होते हैं, उसमें उनको एटलीस्ट 70% मार्क्स चाहिए होंगे, तभी वो इस कोर्स को क्वालिफाई कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि स्कॉलर्स एडमिटेड टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कोर्स वर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट विद इन 2 years ऑफ हिज और हर एडमिशन। मतलब अगर वो विद इन 2 years कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो उनका कैंसिल हो जाएगा। तो 2 साल के अंदर उनको अपने दोनों सेमेस्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब जो ऑलरेडी एमफिल डिग्री है उनका जो रेगुलर मोड वाले हैं उनको यहाँ पर क्योंकि पहले से उनका रिसर्च मेथोडोलॉजी है तो उनको कोर्स वर्क से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है बट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डीआरसी। तो आज का जो ये फर्स्ट पार्ट है इसमें हम यहीं तक पढ़ते हैं, यहीं तक समझते हैं। फिर पार्ट 2 में हम इसके आगे के जो पेजेस हैं जिसमें कि पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सब देखेंगे। So thank you so much. Keep watching our channel. Do like, share and subscribe the channel. Keep connected with us. Stay connected with us.